शान को ठीक करना है। एस्ट्रोलॉजी में शान बहुत बड़ा महत्व रखता है। धनु, मैं जो चीज बता रहा था, धनु एक एग्जैक्टली लाइंस नहीं है, याद नहीं आ रहा है। सॉरी, एग्जैक्टली लाइंस याद नहीं आ रहे थे, तो मैं थोड़ा सा अपना पुराना, बहुत पुराना डायरी निकाला। हाँ। Who loves the dim religious light, who always keeps a star in sight, an optimist, both gay and bright, that is Sagittarius. Midst golden stars he stands, resplendent now, and thrusts the scorpion with his pendant bow. ये ऑर्बिट ने बताया। हम इसकी डिस्क्रिप्शन, इसको डिस्क्राइब करेंगे, बताएंगे कि मतलब ओरिजिनली है कौन। एक संक्षिप्त धारणा, संक्षिप्त धारणा पुरुष जाति का है, अकॉर्डिंग टू पराशर। इसका जो वर्ण है धनु का, वो कांचन वर्ण बताया गया। कांचन का मतलब होता है सोने का जैसा रंग। सोने का जैसा रंग। धनु द्विस्वभाव राशि, ये ऑड नंबर में आता है तो नेचुरली ये पुरुष संघक राशि है। आ, पुरुष संघक राशि ऑड नंबर में आता है। धनु कोना में है तो नेचुरली क्रूर संघक है, पित्त प्रकृति वाला है, दिन बली है। आ, दिन बली है। यस। ईस्ट का, ईस्ट को दिखाने वाला मतलब पूर्व दिशा की स्वामिनी। हम्म। अ, ये इसका एक कमन, एक संक्षिप्त धारणा। अब डिटेल इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसकी शारीरिक संरचना या दैहिक संरचना कैसा है। द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास आते हैं और आप उनके स्ट्रक्चर को देख के समझना चाहते हैं कि किस राशि से संबंधित है, वहां पे आपको ये बहुत ज्यादा, क्या बोलते हैं, जरूरत पड़ेगा। मैं अभी जो बता रहा हूं, पुष्ट का है। हृष्ट पुष्ट का शरीर मतलब एक हट्टा गुट्टा व्यक्ति। किस तरह से? जिसका हाइट भी बहुत अच्छा है, दीर्घाकृति, लंबा है बहुत। नॉर्मल हाइट हम लोग कितना मानते हैं? 5 फुट 4 इंच से लेके 5 फुट 6 इंच या 7 इंच तक, मध्यमाकृति बोलते हैं उसको। ये दीर्घाकृति यानी उससे ज्यादा, जैसे अपना अमिताभ बच्चन जी है वैसा लंबा, वो काफी लंबा, दीर्घाकार, दीर्घाकृति।
काफी लंबाई। और आप सोचो, किसी व्यक्ति का 6 फीट अगर उसके आसपास का कोई हाइट हो, तो उसके शरीर का वेट भी ज्यादा होगा। आ, उसके और भी जो, क्या बोलते हैं, वेट वेट होने के साथ साथ में ये भुजाएं, ये सब भी मतलब थोड़ा सा तगड़ा होगा हम लोगों से। उसकी ये जो नासिका है, नाक की जो स्थिति है वो दीर्घाकार लंबा है। मतलब यहां से जैसे मेरा जितना है उससे ज्यादा ही होगा। ठीक है। दीर्घ नासिका, दीर्घ कर्ण, कान भी वो उसका काफी लंबा होता है। आ, इसका ये जो अपना ललाट बोलते हैं जिसको, माथा, ये भी काफी प्रशस्त, प्रशस्त मतलब ये काफी चौड़ा है, यहां से लेके यहां तक ये काफी चौड़ा होता है, बहुत ज्यादा चौड़ा होता है ये प्रशस्त ललाट। और गौर वर्ण, गौर वर्ण का मतलब होता है, हम जैसे तांबे वाले जो रंग वाले हैं, तांबे का रंग जिनका है वो एकदम ना गोरा चिट्टा है, गोरा चिट्टा जिसको बोलते हैं, वैसा वाला व्यक्ति, ये धनु है। अ, इसकी स्वरूप कैसी है, स्वरूप को समझो। मैंने इसके नेचुरल जो डायमेंशंस बताए, द्वि स्वभाव, वो आप जानते ही हो। ये द्वि स्वभाव, पुरुष प्रकृति, अग्नि राशि, पित्त धातु, इसके अंदर ये स्वरूप में आएगा। आ, दोनों का मालिक कौन है भाई? बृहस्पति। यस, गुरु, बृहस्पति। काल पुरुष का ना ये उरुद्ध है, दोनों जंघाएं। ठीक है, ये इसके विशेषण है। और ये जैसे मैंने आपको बोला था कि पूर्व दिशा का स्वामिनी है ये। और ये बेसिकली पृष्ठोदय राशि है। हम कह सकते हैं ये समोदय भी है, पृष्ठोदय राशि है। इसका शरीर काफी दृढ़ होता है, मतलब एकदम हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा व्यक्ति को, किसी को देख के हमको अगर किसी से डर महसूस हो तो वो धनु है। अ, धनु का वो साइन याद है? किसी को साइन याद है, उसका जो प्रतीक है? हाथ, आधा पुरुष आधा घोड़ा और हाथ में धनुर्बाण लेके लेते हुए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। नीचे वाला हिस्सा जो है ना वो घोड़े का आकृति का है, और ऊपर वाला शरीर जो है वो मनुष्य आकृति का है। और उसके बाद वो ऊपर में दो उसके हाथ दो हैं, बट पैर चार है ना? हाँ, और उसके बाद वो धनुर्बाण इस तरह से, धनुष अपना एकदम तुनीर, तुनीर में से तीर खींच के इस तरह से बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है। यहाँ पे एक चीज समझने की बात है, इसके प्रतीक चिन्ह जब हम देखते हैं तो इसमें 4 पैर दिखाया गया। ओके, हो सकता है कभी इस तरह का कोई व्यक्ति माने प्राणी वगैरह रहे होंगे, बट अभी तो ऐसा तो कुछ है नहीं। अतीत में कभी रहे होंगे, आई डोंट नो, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। बट जब प्रतीक चिन्ह बनाया गया है, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा। विदाउट कोई लॉजिक कोई भी चीज का कोई भी साइन नहीं बनाया जाता है। यहाँ पे इसके साइन का मतलब क्या है? धनुष लेके एक व्यक्ति,
धनुष का मतलब होता है फोकस। अगर आप में से कोई एरोबो की वो क्या कहते हैं गेम अगर कोई जानते हो या किसी ने खेला हो, तो आपको मालूम होगा आपके एक ही लक्ष्य होते हैं, दैट इज योर द पिन पॉइंट, जहां पे आपको वो तीर मारने होते हैं। यानी धनु का व्यक्ति वो बहुत ज्यादा से ज्यादा फोकस्ड होता है। बेसिकली इस प्रतीक चिन्ह का मीनिंग यही है। चार पैर का मतलब क्या होता है? चार पैर, जैसे हम अगर व्हीकल देखते हैं, व्हीकल के बारे में जब हम बात करेंगे, फोर्थ हाउस या अदर्स यान वाहन का, यहाँ पे ये बात आएगी कि यहाँ पे धनु का अगर कोई व्यक्ति हो, या फोर्थ हाउस में धनु हो, या धनु लगन हो, या धनु के साथ अगर कंसर्न हो फोर्थ हाउस का, तो उसको ना चार पहियों वाला, जैसे पहले हाथी बोला करते थे, कि हाथी की सवारी करता है, बट आजकल हाथी नहीं, मर्सिडीज है, हाथी की जगह पे मर्सिडीज मान लो। ठीक है, क्योंकि एक कहावत है कि हाथी खरीदना आसान है, बट उसको पालना बड़ा मुश्किल है। वैसे ही आजकल का वो व्हीकल हो गया। मर्सिडीज खरीदना बहुत आसान है, बस उसको पालना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, उसके मेंटेनेंस बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे ये जो प्रतीक है, ये जो साइंस है, ये जो चिन्ह है, ये जो निशानी है, इनसे भी हम आ, इस राशियों के बारे में बहुत कुछ अवगत हो सकते हैं, अगर आप चाहें तो, अगर समझने की कोशिश करें तो। अदरवाइज कुछ भी संभव नहीं है। और क्या, और क्या इसके बारे में, और छोटी छोटी चीजें क्या है? अग्नि तत्व है, इसका वर्ण जो है वो क्षत्रिय है। आ, इसकी अगर मैं संतान संतति की बात करूं, तो फिर अल्प संतति वाले हैं, ये भी फुल प्रूफ है। और हम क्या कह सकते हैं, मैं थोड़ी सी आप लोगों से आज थोड़ा शायद एब्सर्ड वर्ड बताऊंगा। ये अर्ध जल राशि है, नोट कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल नया वर्ड होगा, कोई नहीं जानता होगा इससे पहले। इस अग्नि तत्व का है, बट ये अर्ध जल राशि। मैंने इससे पहले भी कई इस तरह का राशि पढ़ाते हुए, मैं थोड़ा सा सर मस्तक, मस्तक से लेके पैर तक का जो है समझाने की कोशिश किया। तो दोनों में से वही है, ये अर्ध जल राशि है। हम्म इसके प्राकृतिक स्वभाव क्या है? ये ना हक जताने वाला, अधिकार प्रियता, अपना अधिकार को जताने वाला। सुमित जी, मेरे बात को समझ रहे हैं ना? जी सर, जी सर। अधिकार प्रियता का मतलब क्या है सुमित जी? सर वो जो बता रहे हैं, हक जताने वाला अपनी। नहीं, उसका मतलब क्या है? वो आप नॉर्मल हम सामाजिक जीवन में उसको कैसे समझेंगे? माने कौन सा, क्या वो दूसरे की चीजों पे अपना हक जताएगा, या अपनी चीजों पे हक जताएगा, या कहाँ पे हक जताएगा? अपनी चीजों पर सर हक जताएगा, जो कि उसमें चीजें होंगी उन्हीं पर ही अपना हक जताएगा, और देगा नहीं उसको किसी को आसानी से। सर ये अफसर है। हाँ 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 हाँ, मैम, मैम, जी सर। मैम बताइए बताइए, मैंने समझ नहीं पाया मैम। सर ये अफसर है, अफसर।
यस यानी कि प्रशासनिक। यस यस। हक, हक का मतलब होता है, यहाँ 3 चीज पे हक होता है। बहुत ध्यान से सुनना है इस बात को। पहला हक होता है समाज का हक। हाँ सुमित जी, निजी हक तो हर एक का है, आपका भी है, मेरा भी है, किसी का भी है। भाई अपने पैतृक संपत्ति को कोई नहीं छोड़ता, है ना। बट ये व्यक्ति सामाजिक हक के लिए भी लड़ता है और धार्मिक हक के लिए भी लड़ता है। समझ आया सुमित जी? हक बिल्कुल जताने सर, का, बिल्कुल। हक जताने का सारी जगह होते हैं। धार्मिक हक कौन सा होता है? अगर प्रोटेक्शन देना किसी साधु का, जो मान लीजिए कोई मूवमेंट लेके चल रहा हो, जैसे आजकल है ना वो प्रेमानंद जी, बागेश्वर बाबा वाला, है ना, ये लोग अपना सनातनी मतलब जो विधाएं हैं, उन विधाओं को प्रतिष्ठित करने के लिए लड़ रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति उनको माने उनके क्या बोलते हैं पक्ष में खड़े हो जाता है, वो भी वही दोनों में से कोई एक है, अदरवाइज कोई पक्ष में खड़ा नहीं होगा। विचारों का हक अलग चीज है। विचारों का हक मतलब धनु राशि हो गया। अगर लगन किसी का उदित है धनु में, तो वो साथ में खड़ा हो जाएगा और तब तक रहेगा जब तक इसकी ये पूर्णता ना पाले वो। क्लियर? समझ आ रहा है? जी सर। आ, गुरु, बस थोड़ी थोड़ी चीजें को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसका मेन कौन है? गुरु है ना। गुरु है कौन? मर्यादा प्रिय है, जिनको सम्मान चाहिए होता है, उनको कुछ और नहीं चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए होता है बहुत ज्यादा। क्योंकि ये धनु जो है, गुरु का कौन सा जगह है बताओगे मूल कोई? त्रिकोण। मूल मूल त्रिकोण, त्रिकोण। जहां पे उनको आनंद मिलता है। और आनंद कहाँ मिलता है? जहां पे उनको अधिक से, गुरु को और कुछ नहीं चाहिए होता है, गुरु को अधिक से अधिक सम्मान की आवश्यकता होती है। जहां पे सम्मान उनको अधिक मिलेगा, वहां पे वो आनंदमय स्थान में रहेंगे। तो धनु गुरु का सबसे बड़ा जगह है, जहां पे उनको सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए होता है। ये एक माने एक क्या बोलते हैं, गुरु की कई सारी आ, भाई एक व्यक्ति के कई सारे क्या है ना चरित्र होते हैं। आप एक टीचर का चरित्र के रूप में अगर गुरु को देखोगे, तो वो अगर डांटेगा नहीं तो बच्चे सुधरेंगे नहीं, है ना। लेकिन वही एक धर्मप्राण पुरोहित के बारे में आप गुरु को कल्पना करिए, तो कैसा होगा? वो शांत सौम्य, जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी के एकदम एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच के किनको भक्तों की मार्गदर्शन करवाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, या जिनकी ना उनकी मुरादें पूरी करवाते हैं। मुरीद मुरीद जितना होता है, मुराद जो होता है उनकी इच्छाएं, उन इच्छाओं की माने जो पूर्ति हो, ऐसी व्यवस्था करवाते हैं उनकी। देखिए किसी भी व्यक्ति की इच्छा पूर्ति किसी आम व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, वो संभव है परमेश्वर से। बट परमेश्वर का नजदीक वाले हम किनको मानते हैं? जो पुरोहित है हमारे, जो उनके निरंतर उपासना करते हैं। भाई आजकल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आजकल तो वो पैसा देके बहुत कुछ मिल जाता है, बट वो पुरोहित पुरोहित नहीं है, ठीक है। वो पुरोहित हैं जिन्होंने अपने यजमान की शांति कल्पना के लिए, उनके सस्तान के लिए अपने सारा सब कुछ नौछावर कर देते हैं।
मैं उस तरह की पुरोहित की बात कर रहा हूं। इसलिए भाई मुझे गलत मत समझना, ठीक है? मैं अपनी भाषा कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं जो भी बोल रहा हूं वो शास्त्र की भाषा है। हाँ, अगर मैं व्याख्यान करूंगा तो हो सकता है मेरी अपनी बातें बहुत होती हैं, और वो अकॉर्डिंग टू वर्तमान साइंस के अनुसार मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। बट यहाँ पे जो भी बातें मैं बोल रहा हूँ, शांति सस्तन इत्यादि की जो क्रियाएं हैं, वो क्रियाएं पुरोहित ही करते हैं। बट वो पुरोहित नवम माने धनु से संपर्कित होते हैं। और वो धनु कौन है? जो एकदम अपने वो संकल्प ऐसे करवाते हैं कि व्यक्ति की माने उनकी जो यजमान है, वो यजमान की क्रियाएं संपूर्ण हो। ऐसे पुरोहित मिलना आजकल थोड़ा मुश्किल है, बट कोई बात नहीं। धनु ये नहीं कहता है कि हम नहीं पाएंगे। दोनों कहता है कि भाई हमारे पास वो पुरोहित है। उनको चाहिए होता है क्या? सम्मान और मर्यादा पूर्ण, मर्यादा पूर्ण उनके जो भी मतलब ये है, क्या बोलते हैं उसको, माने आडंबर प्रियता नहीं, मतलब शोबिज नहीं करते हैं ये गुरु कभी भी। इस तरह के गुरुओं के बीच में आप शोबिज नहीं देखोगे। उनको क्या चाहिए? वो अपने मर्यादा की हद तक रह के यजमान की इच्छा की पूर्ति करने वाले होते हैं। ये आ, मतलब गुरु का पहचान है। चलो अब मैं थोड़ी सी इसको आप लोगों ना थोड़ा सा इसको डिटेल समझाऊंगा, ताई मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेरी बातें आप लोगों के लिए टफ हो रही है, बट मैं इनको समझाता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी वही एक पुरोहित हूं जो अभी इस ये जो पढ़ाई रूपी यज्ञ क्रिया का आ, उसको क्या है ना, समावर्तन की तरफ ले जा रहा हूं। धनु राशि बेसिकली प्रज्ञा का कारक जो गुरु है, उनका मुख्य त्रिकोण क्षेत्र है। मुख्य त्रिकोण क्षेत्र है राशि चक्र में। अगर राशि चक्र को हम प्रॉपरली देखें, मेष से लेके मीन तक का, इसकी ये काल पुरुष की, मैं काल पुरुष की बात कर रहा हूं। काल पुरुष के अगर राशि चक्र को देखें तो मेष से लेके मीन तक का जो मेनली नवम हाउस है काल पुरुष के, वो ये धनु है। ये बेसिकली धर्म भाव है अकॉर्डिंग टू काल पुरुष। तो काल पुरुष का मतलब क्या है? ब्रह्मांड। काल पुरुष का मतलब क्या है? सदाशिव। हम जो ये हरि ओम नमः शिवाय बोलते हैं ना, ये बेसिकली काल पुरुष को संबोधन करते हैं हम। काल पुरुष मतलब जिनके अंदर तीन गुण होते हैं: रक्षण, संहारण और प्रतिपालन। रक्षण, जन्मदाता, जन्म दिया है, उनकी रक्षणावेक्षण वो भी उन्हीं का है, कालपुरुष के अंडर में ही आता है। प्रति के तौर पे इसको सृष्टि का कारक ब्रह्मा को बोला गया है। संहरण महादेव के अंदर आता है, प्रतिपालन विष्णु के अंदर आता है। ये तीन अलग अलग हमारी यहाँ कल्पनाएं की गई हैं। ये तीन अलग अलग पावर है जो हम जिनको अलग अलग तरीके से समझते हैं, बट ये तीन अलग पावर नहीं है। ये तीन एक ही पावर का अलग अलग मूर्ति है। जैसे आप एक व्यक्ति हैं, यहाँ पे जैसे सुमित जी हैं, आपने जब अपनी जैविक सृष्टि किए
जैसे आपकी बेटी हो गई, बेटा हो गया, जो भी। सुमित जी, आप उसके बाद आपके मन में क्या ख्याल आता है? ये कम से कम डेवलप्ड हो और मेरे से बड़े हो, है ना सर? जी सर। आता है ना? यानी बिल्कुल आप सर। प्रतिपालक विष्णु हैं। आप कौन सा है? बिल्कुल। प्रतिपालक है ना उसके। पहले जी तो सर, पिता प्रतिफल। बने, ब्रह्मा बने। पिता का मतलब क्या है? ब्रह्मा हुए आप। आपने सृजन किया। उसके बाद आपने प्रतिपालन करना है। मतलब आप चाहते हो, आ, एक छोटी सी कहावत सुनाऊं? जी सर। कोई माइंड मत करना, मैं क्लास को खींच रहा हूं, ऐसा नहीं है। ठीक है? एक कहावत होता है ना, एक छोटी सी कहानी होती है। एक बच्चा बोलता है कि जानते हो, मम्मी मुझे अपने कमर में क्यों बैठा के ले जाती है? ताकि मम्मी चाहती है कि मैं जितना देखता हूं तुम उतना दूर तक देख पाओ, इसलिए कमर पे ले जाती है। बट अपना एक पिता अपने बच्चों को कंधे पे ले जाता है, वो इसलिए कि बेटा मैं जितना दूर तक देख नहीं पाया हूं ना, तुम उससे ज्यादा दूर तक देख पाओ। मतलब यहाँ कहने का मतलब और कुछ नहीं है। यहाँ ना तो मैं माँ को छोटा कर रहा हूं और ना ही पिता को बड़ा कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब होता है समझ, सपना, ड्रीम्स, और उसके प्रतिपालन की स्थिति। मम्मी को चाहिए क्या होता है, देखो देखना, हम लोग हमेशा जब थोड़े थोड़े डरते हैं ना, ओ माँ माँ करके आवाज देते हैं। बट जब हमारे सामने में बड़ी विपत्तियां आती है, तो हम बोलते हैं बाबा, पिता, पापा। मतलब छोटे छोटी चीजें जो है माँ से संपादित हो जाती है। बट जरा बिग प्रॉब्लम आता है ना, वहां पे हम पिता को याद करते हैं। ये हमारी कॉमन सेंस है। बहुत ध्यान से किसी दिन अपने जीवन को देख लेना, उनको एनालिसिस कर लेना। ये किसी भी लड़की हो या लड़का हो, हर एक के लिए सेम होता है। क्योंकि बड़ा प्रॉब्लम्स मतलब बड़ा चीज है, तो फिर पिता है। पिता को हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में जानते हैं। माँ, माँ भी मतलब ऐसा नहीं, कराल मूर्ति भी ले सकती है माँ काली। माँ दुर्गा क्या है? अपने 10 भुजा का अवतार का मतलब क्या होता है जानते हो? कि वो बच्चों के लिए कुछ भी करती है। कभी ये लाके, कभी वो कर दी, मतलब जैसे लगता है ना उनके 10 हाथ है। हाथ तो दो ही है, बट वो अपने बच्चों के लिए ना 10 भुजा बन जाती है। ये दो प्रतीक का मीनिंग है। यहां पे मैं जो चीजें बोल रहा हूं, यहाँ प्रज्ञा बेसिकली वही, ये सारी चीजों से आती है। प्रज्ञा का मतलब होता है द एक्सट्रीम नॉलेज। व्हेन यू गेट द एक्सट्रीम नॉलेज, then you can understand between the relations of प्रकृति, मतलब माँ, एंड द ब्रह्मा, परम ब्रह्मा, मतलब फादर, बाबा, पिता। प्रकृति और ब्रह्म, ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का नहीं बोल रहा हूं मैं, ये ब्रह्म, पिता की बात कर रहा हूं। हरि ओम नमः शिवाय की बात कर रहा हूं। वो हरि ओम नमः शिवाय एकाधार में सदाशिव है, परम ब्रह्म है। ये 9th हाउस है, ये गुरु के दर्शाया हुआ चीज है। यही मूल त्रिकोण बताता है नवम हाउस का मतलब आपके गुरु, ये धनु राशि है। हाँ, आप लोग मेरी बात को समझ रहे हो ना? जी सर। जी सर। जी सर। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं और इजी लैंग्वेज में बात करूंगा इसको। नहीं सर, बहुत अच्छी जा रही है, एकदम समा बंध रहा है।
रियली सर, रियली सर। माने ये बेसिकली यही नवम हाउस है। मतलब हम जिनको सोच नहीं पाते हैं ना, वो नाइन्थ हाउस है। इसलिए अब देखना, इनको कहा जाता है भाग्य, भाग्य स्थान बोले गए हैं, पराशर जी ने बोला है इसको। भाग्य स्थान का लॉजिक वही है, क्योंकि ये वो जगह है ना जहां ये तीनों त्रिकाल मात्रिक इकट्ठे होते हैं। और त्रिकाल मात्रिक जब इकट्ठे होते हैं, आपका भूत वर्तमान भविष्य एकत्रित होने का मतलब है आपका भाग्य बनना। इसलिए नाइन्थ हाउस इतना इंपॉर्टेंट है। भाग्य ऐसे ही भाग्य स्थान इसको नहीं बोला गया। ये है क्या? मेष राशि का चर अग्नि। देखो, ध्यान से सुनना, धनु भी अग्नि तत्व का है। मैंने बोला अर्ध जल राशि है। मैंने इससे पहले ये भी लैंग्वेज बोला, इसको भी नोट डाउन करके रखा है ना आप लोगों ने। मैं आप जी सर, उसको प्रूव क्योंकि ये कर रहा हूं। वृश्चिक, सर ये वृश्चिक, वृश्चिक, वृश्चिक से होके निकला इसलिए। जी अर्ध मैम, जल। जी जी, अर्ध जल राशि धनु, ये धनु है। जी सर। मैं आप उसको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, मेष राशि का त्रिकोण है, मूल त्रिकोण है। हम्म, ध्यान से सुनना इस बात को। आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, आपको किसी जगह पे नहीं मिलेगा ये सारी चीजें। मेष राशि का मूल त्रिकोण माने मेष राशि का जो चल धर्मी है, जो तेजो धर्मी है, उसकी जो तेजस्विता, उसकी जो उष्मा है, उसकी पूर्णता कहाँ होती है? धनु में आके। त्रिकोण थ्योरी में वही बोला जाता है ना, याद जी होगा सर। आप लोगों को। मैं वो जी। चीज समझाया था। मूल त्रिकोण कहाँ पे पाता है? पंचम में नहीं, नवम में पाता है। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अगर दसम हाउस में कोई ये ना हो, क्या बोलते हैं, प्लैनेट ना हो, तो मैं आगे प्रेडिक्शन नहीं करता था, याद होगा आपको। जी सर। जी। यानी उसके जो मूल मूल जो भाव है, उसकी जो तेजोधर्मिता है, उसके अंदर जो चंचलता है, उसकी जो उन्मादना है, उसमें जो संभावनाएं हैं, उनकी वो सारी चीजें आके वो मिलित कहाँ होता है? नाइन्थ हाउस में, नवम, कालपुरुष के नवम। ये धनु राशि है, यही धनु राशि है। यानी मेष राशि की कंप्लीट, मेष राशि को अगर कोई कंप्लीट करता है वो धनु राशि है। मेष राशि कभी भी कंप्लीट नहीं होगा विदाउट धनु राशि। तो माने मैं चूंकि अभी जस्ट हम लोग नॉर्मली राशि पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको समझाने की, एक एक राशि को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब जब धनु पढ़ रहा हूं, तो फिर त्रिकोण की पूरा कंप्लीट डिसीजन देने की कोशिश कर रहा हूं, है ना, उसके सम्यक ज्ञान। मेष को समग्र रूप से परिज्ञात अगर कोई करता है, वह है धनु। सिंह नहीं कर सकता। ये क्या करता है भाई? चंचलता सृष्टि की उन्मादना से पैदा क्या होता है? नई जीवन, नई जीवन, नया सृष्टि। आपने देखा होगा, केपी, आप लोगों ने, चूंकि देखो यू आर ऑल एस्ट्रोलॉजर, आप सभी एस्ट्रोलॉजी पढ़ के आए हो, तो मैं कुछ कुछ बातें आपको एस्ट्रोलॉजी से मिला के बोल रहा हूं। हम जैसे यहाँ पे जो कोई प्रोफेशन चेंज अप होता है, तो नाइन्थ हाउस को लेते हैं प्रोफेशन। हम क्वेश्चन आता है ना कि मेरा ये नौकरी बदलेगा या नहीं बदलेगा, उसमें नाइन्थ हाउस एक प्राइम हाउस होता है। वो है क्या? नई सृष्टि, नई सृष्टि। और नई सृष्टि क्या है? जीव की कामना से जो बनता है नई सृष्टि। इसलिए नाइन्थ हाउस मेरा फादर भी है, सबका फादर है, क्योंकि वहां से सीड पैदा होता है। ध्यान से सुनना, केपी में इसको आप प्रूव करोगे।
वैदिक में ये इतना मतलब इसका इतना रिसर्च नहीं हो पाया, बट केपी एस्ट्रोलॉजी में इसको आप प्रूव करोगे, आपको समझ आएगा। हम जब डीएनए एक्सचेंज देखते हैं तो वहां पे नाइन्थ हाउस वेरी इंपॉर्टेंट होता है। कृष्णमूर्ति जी इनको इस चीज को समझे थे, उन्होंने ये बताया था। माने ये जो अभी जो मैं ये जो लैंग्वेज बोल रहा हूं ना, कि जीव सृष्टि मतलब उसके जो सम्यकता आता है या नई सृष्टि की जो अवधारणा बनती है वो धनु राशि है। वो इस बात से वो वाकिफ थे बोल के उन्होंने ये रिसर्च किया था। धनु है क्या? चर अग्नि और स्थिर अग्नि का समोभाव, यानी दोनों तेजोधर्मिता इकट्ठे हैं। एक तो चलनशील है बट एक स्थिर है। अगर मेष राशि की उन्मादना में हम जीव सृष्टि की कल्पना करते हैं तो वृश्चिक कौन सा है? नाइन्थ, माने नाइन्थ का 12 भाव वृश्चिक, जहां पे क्या है ना, हम ब्रह्मानंद से मृत्यु रहस्य को समझते हैं। ये कौन है? वृश्चिक। तो अब समझिए चीजों को। मैंने बोला था वृश्चिक पढ़ाते समय आप लोगों को कि यहां पे ना विध्वंस के बाद, डिस्ट्रक्शन के बाद एक नई सृष्टि है। बट नई सृष्टि, मान लीजिए वृश्चिक का अगर नई सृष्टि हो जाता है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया, कोई चीज ध्वंस हो गया, उसके बाद एक नई सृजन, तो नई सृजन पनपने के लिए भी उसके लिए तो कुछ एनर्जी चाहिए होगा। ध्यान से देखना, धनु का पहला 15 डिग्री चर है, मतलब वो तेजोधर्मिता द्रुत चलता है, स्पीडीली, गतिमय। 15 डिग्री के बाद लेकिन वो स्थितिशील होती है। वो क्या होती है? स्थिर होती है। आप लोगों ने कभी इस चीज पे आपके दिमाग में कभी क्वेश्चन नहीं आया कि डी स्वभाव राशियां ऐसे क्यों है? पहला चर उसके बाद स्थिर क्यों है? लक्ष्मी मैम, जी सर। ऐसा कभी प्रश्न नहीं हुआ मन में? सर ऐसा तो प्रश्न नहीं आया, लेकिन हाँ, इस टाइप से दूसरे प्रश्न जरूर आते हैं। जैसे मैम एग्जांपल दीजिए ना, मैम बताइए ना। सर एक एक क्वेश्चन जो मेरे 3 दिन से चल रहा है, बोलिए ठीक मैम, है, बोलिए उसका ना। answer मुझे लेना है कल ही, लेकिन क्लास डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी सर। नहीं मैम, हम क्लास डिस्ट्रक्शन नहीं होने देंगे। मैम आप बताओ ना। मुझे एक चीज बताइए, माँ का मायका कौन सा है? माँ का मायका माँ का मायका, सर मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, माँ का मायका। 4 टू 4। अगर 7th है सर, तो 6 को हम ननियाल क्यों बोलते हैं? 4 टू 4 सर 4 to 4 7th हुआ, तो 6 को हम ननियाल कंसीडर करते हैं सर। इसलिए इसलिए है कि वो लगन का नानी है। सर लगन का ननियाल और माँ के मायके में क्या फर्क है? फर्क है ना मैम। हम ससुराल अपना कौन सा मानते हैं? 8th। अष्टम हाउस। अष्टम हाउस। जी सर। वहां कोई मिलता है क्या कुछ? नहीं सर, वो इसलिए मानते हैं कि कुटुंब कुटुंब की कुटुंब। वजह से हम उसको कंसीडर यस, करते यस, हैं। यस। हम अपना थर्ड हाउस अपना अनुज को मानते हैं, जी सहज को सर। मानते हैं। जी सर। क्यों? लेकिन वो तो मेरा पहला सर वो सहज है ना, मेरा पहला सहज है ना।
थर्ड हाउस सर मेरा इन इमीडिएट, मैम सुन हाँ जी, लीजिए, जी जी सर। थर्ड हाउस जो है ना मेरा इमीडिएट अनुज, हम्म। मेरे से जो इमीडिएट छोटा है, जी सर। उस थर्ड हाउस से मेरे, मान लीजिए मेरे 3 भाई बहन, जी सर। मेरे से जो छोटा बहन है वो मेरा थर्ड हाउस है, जी सर। लेकिन मेरे सेकंड छोटी बहन है वो मेरे थर्ड हाउस नहीं है। जी सर। और मेरे उससे जो छोटे भाई हैं वो भी मेरा थर्ड हम्म। हाउस नहीं है। जी सर। तो इस तरह से आप चीजों को समझिए। ननिहाल सर। मामा का घर, मामा इज द जी सर। मामा इज द अनुज ऑफ माई जी मदर। सर। जी। मतलब फोर्थ हाउस से थर्ड हाउस, ठीक सर। जो कि सिक्स आता है, जी। तो इसलिए मामा का घर है। तो सर हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि शब्दों का हेर फेर है। हाँ मैम, वही तो मैं आप लोगों को बार बार यही चीज तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी मतलब होता है हमारे शब्दों को समझना। क्योंकि हमारे गुरुजी लोग जो थे ना, उनको प्रतीक के तौर पे बोलना बहुत पसंद होता था। क्योंकि वो लोग रूपक बोलते हैं, रूपक, छंदमय रूपक। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। शायद यहाँ अगर कोई कवि है या कोई संस्कृत या हिंदी या माने साहित्य की कोई व्यक्ति है तो मेरी भाषा को समझ पाएंगे। हम छंद को समझते हैं, रूपक को समझते हैं, रस को जी। समझते हैं। जी। और ये जो साहित्यकार थे उस समय के, देखिए कोई भी जी। एस्ट्रोलॉजर थे, जो साहित्यकार थे वही ना साहित्य को लिख के गया। बाकी जी सर। आप और मेरी जैसे जो एस्ट्रोलॉजर है वो तो साहित्य लिखते नहीं है, जी सर। वो तो लोगों को बताते हैं। उनको ना ये कहना बहुत इजी होता था रूपक के मतलब। जैसे वाल्मीकि जी रावण का 10 योजन मूंछ बताए थे, जी। जी सर। लेकिन 10 योजन कभी किसी का मूंछ का कल्पना हो सकता है मैम? इज इट पॉसिबल? ये सत्य है क्या? नहीं। मूंछ किसका प्रतीक है मैम? सूर्य का, हम्म। उसकी वीरता का। जी। यानी 10, रावण का जहां राज्य का राजधानी था, वहां से 10 योजन तक उसका मोर्च चलता था, मतलब उसका पराक्रम होता था। समझ आया? जी सर समझ आ गया, ये चीज समझ आ गई, लेकिन यहाँ शब्दों का हेर फेर है। सभी यही कहते हैं ननिहाल, मामा का घर बोले ना, माँ का मायका कोई नहीं पूछता। मैं इस चीज पे काफी सोच रही थी 2 दिन से कि आखिर ये समझ रहा है हूँ। क्या चीज। ठीक है मैम, चलो मैं भावत भावम मैं इस बार नहीं सर, वो पढ़ाऊंगा आप लोगों को। उतनी चीजें समझ में आती हैं, लेकिन वो जो शब्द निकलते हैं ना, वो प्रॉपर नहीं लोगों के निकलते, जो पढ़ाने वाले भी होते हैं। वो ननियाल तो बोल देते हैं, लेकिन माँ का मायका एक अलग चीज हो गई। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि अपना फोर्थ हाउस अगर माँ का घर है, तो माँ का मायका जी भी, सर। तो माँ के माँ का घर भी तो फोर्थ हाउस होगा ना, माँ के घर जी से। सर। जी यानी सर। आपका सेवेंथ हाउस, इसलिए सेवेंथ हाउस पार्टनरशिप है। अपने नाना ठीक। नानी अपने पार्टनर्स होते हैं मैम। ठीक सर। माने वहां का माहौल माहौल, नाना हाँ। नानी फिर दूसरा हो जाएगा। फिर वो सेवेंथ हाउस से फिर वो फोर्थ हाउस नानी का घर हो गया। फिर वहां से नहीं नहीं सर, मतलब, वो उतनी चीजें सर समझ गई, हाँ अच्छे माने से समझ गई। मैं वही बोल ठीक रहा है हूँ, सर। भावत भावम सिद्धांत पढ़ाएंगे हम। चिंता मत करिए आप, पढ़ाएंगे मैम। मैंने आपका ये तो सर प्रश्न मेरा दिल छुआ है, तो नहीं मैं सर, ये, मेरे प्रश्न बहुत हैं, लेकिन जब आप वो पढ़ाएंगे तब मैं करूंगी, क्योंकि वो मेरे मेरे मन में है सारे प्रश्न। मैम ये सारे प्रश्न मुझे बताते रहे। मैं किसी भी क्लास में रहूंगा, कोई भी राशि पढ़ाऊं, कोई भी ग्रह पढ़ाऊं, आपका जो भी प्रश्न होगा तुरंत बताइए, तुरंत आंसर दूंगा मैं। मैम सर कभी वो कभी टीचर, लगता है बेतुका, सर कभी लगता है कहीं बेतुका प्रश्न तो नहीं नहीं है। मैम, मैं वो टीचर नहीं हूं जो मतलब होमवर्क करके आया है, सिर्फ इतना पढ़ाऊंगा और उसके बाद उसके दिमाग में नहीं है
तो फिर वो बोलता है कि ये बेकार का प्रश्न क्यों पढ़ते, मेरे से पूछ लिए। तो मैं उस दिन आप ये प्रश्न पूछना जिस दिन मैं ये पढ़ाऊंगा। मैम वो टीचर मैं नहीं हूँ। सर जानती हूँ, तभी तो इतनी हिम्मत जुटा पाई कि ऐसा प्रश्न करूं मैं, जबकि भावात भावम अच्छे से जानती हूँ सर। नहीं मैम, भावार्थ भावम सिद्धांत में मैक्सिमम भूल भाल है, जी सर। है। मैक्सिमम। जी सर। मैं वैदिक को इतना माइन्यूटली क्यों पढ़ा रहा हूं मैम, उसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि ये जो गलत सिद्धांत मध्ययुग कालीन से एस्ट्रोलॉजी में आ गया ना, ये सिद्धांत को अब तोड़ना है। बहुत से ऐसे वाक्य हैं, बहुत से ऐसे फ्रेज हैं, बहुत से ऐसी चीजें हैं जो ना समाजपति, उन दिनों के जो हमारे पूर्वज एस्ट्रोलॉजर रहे, वो आपने क्या बोलते हैं ना, पॉकेट हम्म। भरने के लिए बहुत सी हम्म। नई चीज डाल दी है। उससे डरना मत, बिल्कुल डरना मत। मैं लीक से हटने वाला हूं, मैं लीक से हट के पढ़ा रहा हूं आपको, आप लोग शुरू से देख रहे होंगे। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। सर आप कंटिन्यू करिए, मैं आगे क्वेश्चन करूंगी जब भी वो टॉपिक्स आएंगे। मेरे जहन में क्वेश्चन है बराबर। जब भी आपके पास कोई भी प्रश्न हो तुरंत मेरे को बोलना, तुरंत ही आंसर दूंगा। ठीक है, चलो मैम। मैं कुछ चीजें जो एक्चुअली जो चीजें बता रहा हूं, मैं ये भी नहीं जी बोलूंगा सर। आप क्यों मेरा फ्लो तोड़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि फ्लो तो फिर दोबारा स्टार्ट कर सकता हूं ना, दोबारा स्टार्ट हो जाएगा तो फ्लो अपने आप आ जाएगा। मैम देखो। सर 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 जी, सर सर जी सुमित जी बोलिए। बड़ा अच्छा लगा जो मैम ने पूछे क्वेश्चन और आपने जवाब दिए। सर हमारा तो ज्ञान अर्जन हुआ है वो उससे, और बड़े आभारी हैं कि सारी चीजें हमारी समझ में आई, और बड़ा बहुत अच्छे क्वेश्चन थे सर, और बहुत बढ़िया आपके जवाब थे। तो कोई फ्लो टूटा नहीं है, और हमारा ज्ञान का विकास हुआ है सर। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ सर, अब आप कंटिन्यू कर लीजिए प्लीज सर। बहुत सुमित अच्छा जी, लगा सर। सुमित जी एस्ट्रोलॉजी ना जी बहुत अच्छा साइंस है, मेरी जी सर, बात बिल्कुल मानिए सर। आप लोग। निसंदेह सर, माने निसंदेह। इसमें इतना मजा है ना, जब आप डूबोगे ना इसके अंदर, जब आप तैरने लगोगे, जिस दिन तैरना आ जाएगा ना आपको, उस दिन एस्ट्रोलॉजी दिन भर आपको लगेगा कि दिन भर मैं आज अभी क्या खाऊंगा, मैं थोड़ा पूछ के देखता हूं। जी सर। आप ना आपकी कुंडली से पूछेंगे कि भाई आज मैं 3 घंटे के बाद क्या खाऊंगा, और मुझे मालूम है आपको आंसर वो मिलेगा। सही बात है। बस डूब जाओ यार, डूब जाओ। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। इतना अनुरोध है, साइंस को समझो, थोड़ा सही पढ़ाई बात। करो। ठीक है, बाकी तो जी मैं सर, हूं बिल्कुल। आपके साथ। बिल्कुल सर, ठीक ये है, सौभाग्य हमारा है, बिल्कुल। बाकी मैं, लोग कहते हैं ना कि मैं फ्री पढ़ा रहा हूं तो क्या पढ़ाऊंगा, बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है ये। बहुत लोगों ने मेरे से पूछा भी है फोन करके, यानी उनको लगता है कि मैं मतलब ऐसी बातों बातों में बस टाइम पास करने वाला हूं, वीडियो बनाने के लिए। बट सॉरी टू से, मैं फ्री नहीं पढ़ा रहा हूं, ये मेरे माँ की आदेश है, मैं उसको पूरा कर रहा हूं। चलिए छोड़िए। मैंने बोला था मेष का तेजोधर्मिता, मेष की तेजोधर्मिता से सृष्टि की सृजन होती है, और वो सृष्टि कहाँ खत्म होती है ना, कहाँ, वृश्चिक में आके तेजोधर्मिता रंध्र शक्ति से बाहर निकलता है, फिर वहां पे एक नई सृष्टि पैदा होती है। यानी अभी तक आप लोगों ने मेरी बात से एक चीज तो समझ लिया होगा, एक कुंडली का दो पार्ट है, मेष से वृश्चिक और वृश्चिक के लेके मीन। मेरी बात को समझ पाए आप लोग? सर एक कॉन्सेप्ट एक और आपका है
जी कि बीज की उत्पत्ति 5th में भी होती है, बीज की उत्पत्ति 7th में भी होती है, बीज की उत्पत्ति 9th में भी। आपने ये जी तीनों चीजें जी हमें जी सिखाई, जी 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 ठीक है। जी। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 पार्ट है, एक 5th का भी जन्म हाँ है, एक हाँ एक हाँ हाँ। 7th का भी, एक नहीं 9th का भी। नहीं, बेसिकली अगर मैं मुख्य, मैं अभी अभी डिरेक्शन में आऊंगा मैम, मैं आपको वो ठीक आपका जो प्रश्न है ना उसका उत्तर दूंगा। वो मैं ठीक है। कैसे बोल रहा हूँ, आप जो आपने जो प्रश्न किया उसका आंसर भी है मेरे पास, ठीक है। मैं अभी क्या है ना, बेसिक डायसेक्शन कर रहा हूँ। ठीक है ये सर। डायसेक्शन करने के बाद हमारे पास एक अभी चीज है कि मेष से लेके वृश्चिक तक एक पार्ट है, जी सर। वृश्चिक से लेके जी मीन तक एक पार्ट है। मैं ठीक अभी है। मैं आपका प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। अगर आप मेष का दृष्टान को देखते हैं हम्म, तो पहला पार्ट मेष है, जी। जो जीव सृष्टि के नायक जी सर। है। दूसरा पार्ट कौन सा है मैम? सिंह। सिंह है। मेष का दृष्टान का दूसरा हिस्सा कौन सा है? सिंह है। सिंह। जी सर। सिंह है क्या? तेजोधर्मिता वही है, हम्म। बट गति कम है। ठीक। समझ आया? हाँ जी। नहीं आया क्या? नहीं नहीं सर, हाँ, आ गया ना। सर अच्छा द्रेशकन सर आ मुझे गया थोड़ा सर। समझा पाएंगे? हाँ हाँ, क्या बोले सुमदीप? द्रेशकन मुझे समझा पाएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल। देशकान का मतलब होता है 3 पार्ट ऑफ द राशिस, ठीक है। तो वो हम जैसे मेष का अगर 3 पार्ट करते हैं तो 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री आता है। पहला पार्ट का अधिपति बनता है मंगल, जो मेष राशि है। सेकेंड पार्ट का अधिपति बनता है सिंह, जो कि जिसका जो सॉरी सूर्य, जो वहां से है। और तीसरा पार्ट का है माने सिंह से है। और तीसरा पार्ट का जो बनता है वो है गुरु, जो कि आपका नवम 9th हाउस गुरु का है। वही मैं वही 30 डिग्री के कॉन्सेप्ट ही समझा रहा हूँ। देशकन का बहुत लेक्चर्स है ना लक्ष्मी मैम? सारे जी सर। राशियों के दृष्टिकोण को मैं पढ़ाया हुआ हूँ पिछले सर साल में। कहने का मतलब ये है, किसी भी भाव के 3 पार्ट जो हैं, तो हाँ यानी कि हाँ, किसी भी भाव के तीसरा 3 पार्ट। पार्ट, किसी भी ठीक है, भाव के तीसरा। 3 पार्ट। सोमदीप, देशकान पूरा वो डीपीज नॉलेज बैंक में मेरा जो यूट्यूब चैनल है, वहां पे चले जाना। वहां देशकान का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से देख जी लेना। सर। जी ठीक। सर, मैं देख लूंगा। हाँ, जी। अभी जो चीज बता रहा था वो सुनो। अगर मैं इसको 30 डिग्री देवकान की भाषा में बात करूं तो पहला मेष हो गया, दूसरा हो गया सिंह। वहां पे सिंह है कौन? आत्मा का कारक सूर्य, जो स्थिर अग्नि है। और वो आत्मा का तेजोदीप्त स्थिर साम्य भाव भी है। समता है वहां पे। ध्यान से सुनना इस वर्ड को। समता है, साम्य भाव है वो, ठीक है। साम्य भाव। और तीसरा दृष्टांत कौन है? वो है धनु। धनु, जहां पे प्रज्ञा का कारक जो गुरु है, जो बृहस्पति है, जो द्विस्वभाव अग्नि यानी स्थिर चार अग्नि और स्थिर अग्नि का द्वैत्व, माने दो दो डुअलिटी लेके इकट्ठा बैठा हुआ है। तो अगर सृष्टि के कारक अगर मेष है तो साम्यता देता कौन है? अभी मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों को जो बोल रहा जी था, सिंह। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, सिंह। जी सर। ये वही है। हम्म, इसलिए हरिओम नमः शिवाय बोलता हूं मैं। ये एस्ट्रोलॉजी है। ये तीनों को एक साथ, हरिओम नमः शिवाय। मेष, सिंह, धनु, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। मैं हमेशा बोलता हूं ना कि हमारे साहित्यकार जो एस्ट्रोलॉजी लिख के गए हैं, उन्होंने रूपक या निशान या प्रतीक के तौर पे सारी लैंग्वेज गढ़ा है, बताए हैं उन्होंने। हमको खाली डिकोड करना है।
अगर हम एक बार डिकोड कर ले, अगर डिकोड करने की तरीका हमें समझ में आ जाए, हमें एस्ट्रोलॉजर बनने में कोई नहीं रोक सकता है। मैं आपसे आज ये वादा करता हूं, आपको भी एस्ट्रोलॉजर बनने में कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि मुझे डिकोड करने की तरीका आ गया। और आज अब मेरे साथ हैं, नेचुरली डिकोड करने की तरीका एक एक करके मैं आपको सिखा रहा हूं और सिखाता चला गया। मीटर क्या है? अब यहां पे अल्टीमेट घूम फिर के आया क्या है? हम एस्ट्रोलॉजी में क्या देखते हैं? सत्व, रजत, तमह, ये तीन गुण भी होता है। जी। अब देखो, इसमें तीनों गुण इकट्ठे हो गए, निर्गुण हो गया वो। तीनों गुण इकट्ठे जब होता है तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अगर इकट्ठा बनता है तो वो बनता है क्या? परमाणु। परमाणु अपना अस्तित्व और अपना एग्जिस्टेंस रखता है, उसी से ब्रह्मांड बनता है। तो धर्म त्रिकोण ऐसे ही नहीं बनता है, हर एक त्रिकोण की एक मुख्य भूमिका है। सोचो, पराशर जी कितने ब्रिलियंट, कितनी मतलब महानतम सोच शोध करने वाले थे। उनको अभी का जो साइंस है उससे कहीं ज्यादा मालूम था। अभी तक हम लोग सारा चीज नहीं समझ पाते। क्वांटम फिजिक्स, सोमदीप, आप आर यू नो अबाउट द क्वांटम फिजिक्स? थोड़ा बहुत सर, बताइए आप। ये अभी जो मैंने बात बताई ना, ये क्वांटम फिजिक्स है। मतलब कहीं एक जगह पे कुछ होता है तो उसके चक्कर में दूसरी जगह पे कुछ और होता है। ये क्वांटम थ्योरी है। एक बहुत क्वांटम थ्योरी पे एक बहुत मशहूर कहानी है कि कहीं एक बटरफ्लाई फ्लाई किया तो कहीं एक माने बहुत बड़ा आंधी आया। ये कहानी है, बट ये सत्य है। हमारी एस्ट्रोलॉजी जो है ना, अगर एस्ट्रोलॉजी को डीपली समझना है, आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा। मेटाफिजिक्स, क्वांटम, ये सब, क्वांटम फिजिक्स, ये सब को आपको समझना पड़ेगा, तभी आप एक्चुअल एस्ट्रोलॉजी को समझ पाओगे। लोग कहते हैं ना, ये बहुत बहुत सारे ऐसे नेरेटिव गढ़ने वाले लोग होते हैं, है ना, जिनकी नजर में एस्ट्रोलॉजी इज फेक साइंस। कभी मेरे साथ बैठे, मैं उनको मैंने उनके नाक और कान के अंदर अंगली डाल के ये समझाना चाहूंगा कि एस्ट्रोलॉजी इज द बेसिक साइंस एंड द रियलिटी, माने मच मोर देन द, माने एंटी मैटर इसके अंदर है, डार्क मैटर इसके अंदर है, ब्लैक होल इसके अंदर है, माने क्या नहीं है इसके अंदर। अभी हम जितने चीजें पढ़ रहे हैं ना वर्तमान साइंस में, वो सारा एस्ट्रोलॉजी पहले बहुत, आज 8,000 साल पहले डिफाइन करके आया है। हमारी दुर्भाग्य ये है, हम इसको ना समझ नहीं पाए, डिकोड नहीं कर पाए हमारी भाषा को। ये जो तेजोधर्मिता मैं बोल रहा हूं, तो तेजोधर्मिता है क्या चीज? व्हाट इज इट? दैट इज इलेक्ट्रीफाइंग। इलेक्ट्रॉन्स की जो गति है, स्पीडी, वो तेजोधर्मिता है। रजोगुण, सॉरी, मैं थोड़ा ज्यादा बोल गया, माइंड मत करना भाई, मैं उतना बड़ा भी शिक्षित व्यक्ति नहीं हूं, माइंड मत करना। बट एस्ट्रोलॉजी इज दैट। तेजो धर्म का जो चंचल उन्मादना, उसकी आत्मा की जो तेजो दीप्तिता, उसमें जो स्थिरता बैठा है,
उसके अंदर जो साम्य धर्मिता है, समता बोध, और वो मतलब कहां पे आता है? वही वो जो हम बता रहे थे ना, उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में, कि आधा घोड़ा है और आधा मनुष्य है। वो सारा चीज देखो उसके अंदर है। घोड़ा है कौन? जो बहुत तेज चलने वाला है, बहुत दौड़ने वाला है। मनुष्य है कौन? जिसका दिमाग बहुत ज्यादा है। तो आधा मनुष्य आधा घोड़ा। मेरी ये बातें आपको फिट बैठ रही है वहां पे? जी सर। घोड़ा के अंदर बहुत तेजोधर्मिता है, जी तेज सर। बहुत चलने वाले हैं। वो अगर पैर पटकते हैं हिनना, तो भी बहुत तेज से। हम्म। और मनुष्य साम्यता है, स्थिरता है। मनुष्य के अंदर साम्यता तो होता ही है। वो फ्यूचर फ्यूचर को देख पाता है, भांपता है। देख नहीं पाता है, भांपता है, समझने की कोशिश करता है। तो भाई इससे बड़ा और हम कौन से आपके ये लाके दे दूं, डेफिनेशंस लाके दे दूं कि आप धनु राशि को समझ पाओ? दो लाइन में मैं धनु राशि को समझाने की कोशिश किया। इससे बेटा धनु राशि का कोई डेफिनेशन हो ही नहीं सकता। छोड़िए, आगे चलते हैं। एक एक बात देखो, मैं थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूं थोड़ा प्रतीक चिन्ह को और थोड़ा डिटेल करने का। मतलब वो सोमदेव, आपने अभी कहा था कि वो धनुर्धारी है, धनुष लेके हाथ में, दोनों हाथ में, एक हाथ में तीर ऑलरेडी कमान से जैसे निकालेगा, ऐसी स्थिति में है ना सोमदेव जी जी? सर। आपने जी यही सर। बोला ना? जी सर। यानी वहां क्या है? रजो शक्ति की सैनिक भाव, सेनानी की भाव क्या होता है? वो तो हमेशा रेडी रहता है ना, फॉर द अटैक, है ना, रिटेलिएट के लिए रेडी रहता है। ये सुन नो सुमति, यस सर। रहता है ना? यानी आप समझो, आधा मनुष्य आधा अश्व, वैसा कोई व्यक्ति जिसके अंदर क्या है, एक रजोशक्ति की सैनिक भाव है, ऊपर वाला हिस्सा। और उस तरह से ही देखो, चंचल और तेजोदीप्त पशु शक्ति भी है उसके नीचे वाला पार्ट। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? जी सर। कोई टाप तो नहीं हो रहा है? सुमदीप आप अनम्यूट करके रखो, अनम्यूट करके ओके रखो। सर। ओके सर। आ, मेरी बात बहुत टाप तो नहीं हो रही ना भाई? ना सर, समझ पा रहे हैं। नीचे वाला हिस्सा देखो, नीचे वाला हिस्सा, ये जो अश्व का है, घोड़े का है, वहां पे भी तेजोधर्मिता है, चंचल है, गति शक्ति बहुत अधिक है। बट ये यहां से, ये वाला हिस्सा से ऊपर वाला हिस्सा तक, वहां पे देखो साम्यता है, क्योंकि वो मनुष्य रूप है। मनुष्य रूप एक व्यक्ति, वो अगर पागल भी होगा ना, कोई इंसान है, वो भी अपना भला समझता है। ये सुनो, यस सर। ये दोनों के प्रभाव से ये इस इस धनु राशि का जो मूल प्रकृति है ना, उसकी सूचित होता है। वो माने, वो क्या बोलते हैं, दर्शित होता है, उसको दिखाया जाता है। ये प्रतीक के रूप में हमने बताया। यानी राशि बेसिकली क्या करता है? बेसिकली ये रजो और सत्व गुण का अवधारणा रखता है, रजो और सत्व गुण दिखाता है, सत्यनिष्ठा की पथ पे चलता है। अच्छा, दूसरा क्या है? इसके अंदर प्राज्ञता बहुत है। प्राज्ञता मतलब मैच्योरिटी, मैच्योरिटी, मैच्योरिटी। ये वो मैच्योरिटी माना, वयस्क होने की वजह से मैच्योरिटी नहीं है। मैच्योरिटी काम फ्रॉम द लर्निंग।
ये प्राज्ञता वो प्राज्ञता है सुमदीप। आप जो इतने सालों से जो आप लोग पढ़ रहे हो, आप कोई ना कोई सब्जेक्ट, जैसे आज अगर लक्ष्मी मैम से मैं पूछूं, मैम आपको अगर आपके आंख बांध दो तो आप क्या सिलाई कर सकते हैं? मैम बोलेगी यस, आई कैन डू इट। यस मैम सर। मैं सही बोल रहा हूं ना मैम? हाँ जी सर। ये लर्निंग, यही प्राज्ञता है। मैं जो प्राज्ञता प्राज्ञता बात बार बार बोल रहा हूं, यानी दैट मीन्स द कॉमन परसेप्शन व्हिच कम फ्रॉम द लर्निंग, जो कि आपके पास अभी वो ज्ञान है जो आपके दीर्घकालीन शिक्षानविश या शिक्षा से आई हुई है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जी सर, ये इसने धनुराशि कालपुरुष के 70% डिस्टेंस क्रॉस कर लिया है, इसलिए इसके पास एक्सपीरियंस बहुत नॉलेज बहुत। एक्सपीरियंस, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। मैम वाह, क्या बात है। आप तो मेरी बात को और आसानी से समझा दी कि कालपुरुष की 70% इसने, 70% मतलब 9th हाउस, मतलब कितना हो गया? 9 × 30 मतलब 270 डिग्री समझी। इसने क्रॉस कर दिया। ठीक है, तो 70% से ज्यादा ही हो गया, 270 डिग्री क्रॉस कर दिया। यस, ही हैज द बेसिक एंड परसेप्शनल नॉलेज। ये धनु है। आदि दैविक आदि भौतिक दोनों का मायने जानता है वो। यहाँ पे मैं एक नया वर्ड बोल दिया। यहाँ पे मैंने, अगर बोलो समझ नहीं आ रहा तो बताओ प्लीज। मैंने बोला आदि दैविक आदि भौतिक दोनों की, दोनों दोनों चीजों को वो जानता है। हमारे यहाँ शिक्षा की दो व्यवस्था थी। भाई सुमित जी, भाई सुमनदेव जी, आप लोगों को ये आदि दैविक आदि भौतिक बातें समझ आएगी? ये माने दो वर्ड। Sir, is it material and spiritual? हाँ, यस 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 यस, मैटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअलिटी, ये दोनों के पास बैलेंस होता है ये धनु में। ठीक है, इट्स ए वेरी नाइस। ये ओके, चलिए अब आ, कुछ डेफिनेशंस और दे दूं क्या? टाइम है अभी? ठीक, तो कुछ डेफिनेशंस और बोल देता हूं, इसको नोट डाउन कर लेना। इसके अंदर, अच्छा एक चीज मैं बोलना भूल गया था, सॉरी, इसको थोड़ा सा समझाना जरूरी है। देखो, द्विस्वभाव राशि में से एक मिथुन भी आता है, आता है ना? जी सर। मिथुन का, इसका अधिपति कौन है? बुध। बुध। जी। बुध का प्रकृति कैसा है? डुएल। नहीं नहीं, डुएल तो ये भी है ना, धनु भी है। मैं थोड़ा सा बच्चे जैसा, इसका डिफरेंस भी बताना चाहूंगा। बच्चे जैसा है सर। हाँ, बच्चे तो है ही, लेकिन भाई हम्म। मैं वो बच्चा, वो वाला बच्चा अभी तो बात नहीं कर सकते ना उसके बारे में, क्योंकि अभी ज्ञान की बात हो रही है। तो ज्ञान में हम बुध को अगर देख लेते हैं, तो बुध में क्या है ना, मूल उसकी जो है ना, वो मूल प्रकृति की जो सूचना करने वाली होती है। जैसे हम अगर कोई चीज का प्रारंभ करते हैं, मतलब रीज अ, आरंभ नहीं कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, आरंभ और प्रारंभ दो अलग शब्द हैं। प्रारंभ मतलब रीस्टार्ट, आरंभ मतलब जस्ट स्टार्ट। ओके, सुमित जी आप तो हिंदी हिंदी वाले हो ना, है ना? सर क्या बात समझाई है आपने, मतलब मुझे भी नहीं पता थी। आरंभ और प्रारंभ, बहुत हाँ बढ़िया सर। हाँ, क्या तो बात। आरंभ आरंभ मतलब स्टार्ट, बट प्रारंभ का मतलब होता है रीस्टार्ट। ओके, तो हम कोई भी चीज का प्रारंभ करते हैं वो बुध से आता है, मतलब वो मिथुन से आता है। बट उसको जब हम मैच्योरली प्रारंभ करते हैं, वो आता है धनु।
मतलब बचपन से हम कोई खेल खेलते थे, एक खेल खत्म हुआ फिर दोबारा स्टार्ट कर दिए उस गेम को, वो मिथुन है। लेकिन जब हमारे पास एज हुआ, मैच्योरिटी आया, हम कोई चीज कर रहे हैं उसको फिर एक बार अनसक्सेसफुल होने के बाद, फेलियर होने के बाद, हम फिर दोबारा जब उसको प्रारंभ करते हैं, वो है धनुराशि। यानी धनुराशि भी दोबारा प्रारंभ करवाता है आप, जैसे मिथुन प्रारंभ करवाता। क्लियर? ये थोड़ी सी मैं जी भूल गया सर। था इसको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या आप लोगों को जब आप प्रेडिक्शन करोगे ना, तो ये दो लैंग्वेज आपको बहुत मायने लगेगा, बहुत मतलब इसमें लगेगा कि सर अगर ये आप पहले बताए होते तो बहुत अच्छा होता, इसे मैंने बता दिया। क्योंकि प्रेडिक्शन के तहत ये दो वर्ड बहुत भारी भरकम हमारे सामने आता है। ओके, चलो अब कुछ बीमारियों के बारे में इनको जान लेते हैं। अ, ये दोनों जंघाओं का उरु, उरु समझ रहे हो आप? नहीं सर। हाँ, उरु मतलब जंघा, मैंने बोल दिया, पहले हिंदी बोला, उसके बाद संस्कृत तत्सम शब्द बोला। ठीक है। अच्छा। वो कृष्ण जहाँ भीम को दिखा नहीं रहा है कि जंघा पे जी मारो, जी जी। है जी ना, जी। उसको वो संस्कृत में उसको उरु बोलते हैं। ठीक है। अच्छा। तो आप चूंकि भाई एस्ट्रोलॉजी मतलब मैक्सिमम संस्कृत से रिलेटेड वर्ड्स आते हैं, तो इसलिए मैंने दोनों वर्ड को आपको बता दिया। उरुद्वाय मतलब जंघा, दोनों जंघा है। ठीक है। आ, इसमें जो पीड़ाएं होती है, आप देख लेना, आ, ये पेशेंट तो आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मुझे तो बहुत मिलता है। अम, ये जो जंघा स्टाफ हो जाता है, चलता नहीं है, लगता है भारी है ना, सेंस चला जाता है, जो बात व्याधि में आता है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं आप? जी सर। जी हम्म? सर। जी समझे या सर। नहीं समझे? हाँ माने जी सर। सर। नहीं सर, ये समझ। ये एक्चुअल मतलब जैसे अ, देखिएगा, मतलब कमर से लेके नीचे तक का जो पेन होता है ना, दर्द होता है, उसमें जंघाएं ज्यादा इफेक्टेड होती है। ठीक है। हम्म। तो ये ये वाला मतलब जो हिस्सा है वो धुनु का है। मतलब ये ऐसे लगता है जैसे यहाँ पे आप जब आप दोनों जंघाओं में हाथ देते हो ना, ऊपर वाला हिस्सा में, तो कभी कभी जैसे जो पेशेंट होते हैं तो उनको वहां पे सेंस ही नहीं मिलता, स्पर्श नहीं मिलता। ठीक है, उनको लगता है कि बहुत भारी है, मतलब वहां पे स्पर्श छूने से पता नहीं चलता। फ्लक्चुएशन नहीं रहती। हाँ, उसके स्टिमुलेशन से उसके न्यूरॉन की जो ताकत है, न्यूरॉन की जो एब्सॉर्प्शन ताकत है, वो खत्म हो जाता है। ठीक है। तो ये उसको बोलते हैं उरु स्तंभ। उस एग्जैक्ट बीमारी का नाम बताया मैंने। चूंकि आयुर्वेद और अ, आपके एस्ट्रोलॉजी दोनों सेम लैंग्वेज यूज करता है, इसलिए उरु स्तंभ मैंने बोला, तो शायद इसको नोट कर लेना। उरु स्तंभ सिम्टम्स वही है कि दोनों जंघाओं में सेंस नहीं रहता। ठीक है। बात पित्त की जितने भी बीमारियां हैं, बात और पित्त की जितने भी बीमारियां हैं, सब धनु राशि से है। हम्म, संन्यास रोग, अचानक सेंसलेस हो जाता है आप, एपिलेप्सी या एपोलैक्सी, इस तरह का जो ये है, एपोप्लेक्सी भी बोलते हैं उसको, एलोपैथ भाई, ये संन्यास, मुरझा जाता है अचानक, संन्यास होना, ये भी मतलब वो ये मूर्छित, मूर्छित बोलते हैं ना, अचानक जैसे खड़ा खड़ा वो सेंसलेस होकर गिर गया, एपोप्लेक्सी, ये भी इसी के अंदर आता है। हम्म,
रक्त दूषित की वजह से जो भी पीड़ाएं होती हैं तो वो 5 मिनट का क्लास खत्म कर दो। हाँ, एक्चुअली उरु स्तंभ जो होता है ना, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि वर्तमान दिन में हम मैक्सिममली होता क्या है, मैक्सिमम पीपुल्स या तो बैठ के काम करते हैं। जैसे अभी जो समय है वो आईटी सेक्टर का ज्यादा है, तो आईटी सेक्टर में बैठ के या कोई नॉर्मली कंटिन्यू बैठ के अगर काम करता है तो उसके थाई में प्रॉब्लम आना ही है, थाई और कमर वाला दोनों हिस्सा में। तो अभी धनु राशि का मतलब प्रभाव थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, ये रक्त दूषित पीड़ा। और अच्छा, मैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कब्जियत। धनु राशि का सबसे बड़ा समस्या होता है कब्जियत। एक्चुअली ये क्यों है, क्यों, वही बैठने की समस्या है। सर कब्जियत क्या होता है? कोष्ठकाठिन्य, क्या बोले सर? कॉन्स्टिपेशन। ओके ओके। कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत मतलब होता है कॉन्स्टिपेशन। कब्जियत कई तरह का होता है, बाउल सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, इरेगुलर बाउल सिंड्रोम, आईबीएस आईबीएस। आईबीएस। तो वो इरेगुलर बाउल सिंड्रोम जो है वो प्रॉब्लम है। उसमें वो बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक तो सूखा आता है, और एक आपका बारी बारी आता है। ठीक है, क्लियर नहीं होता एक बार में। तो ये आईबीएस वाला प्रॉब्लम्स होता है, इरेगुलर बाउल सिंड्रोम। ये भी धनु राशि के अंदर आता है। ठीक है, एक्चुअली ये होता क्यों है, क्योंकि आप ध्यान से देखना, धनु राशि है क्या, किसको इंडिकेट करता है? धर्म प्राण व्यक्ति को, पुरोहित को, मंदिर को। यानी मंदिर का पुजारी क्या करता है? घंटों बैठ के पूजा करता है ना। जैसे सोमदीप, गुवाहाटी कामाख्या मंदिर में अगर आप जाते हो तो जो मेन पुजारी है वो घंटों बैठे रहते हैं, जी। 12 घंटा 13 घंटा भी बैठे रहते हैं। अगर मान लो ऐसा कोई व्यक्ति है जिनका एक्सपीरियंस कम है और बॉडी पे उसकी मतलब पकड़ कम है, तो इस तरह का व्यक्ति को ये प्रॉब्लम होगा। ओके, ये होना ही है। इसीलिए मैंने अभी बोला ना, ये उरु स्तंभ और ये कब्जियत वाला जो दोनों प्रॉब्लम्स बताए मैंने, ये मैक्सिमम आईटी सेक्टर्स में जो नौकरी करने वाले लोग होते हैं इनको बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान पे रखना। और एक और चीज, इसके खान पान कैसी होनी चाहिए धनु राशि के? धनु राशि बेसिकली अग्नि तत्व की राशि है। तो अग्नि तत्व का मतलब क्या है? ये पैदाइशी गर्म है। तो ये इस तरह के लोगों को मैक्सिमम मतलब जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, निरामिष खाना, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। नॉनवेज जितना कम से कम खाएं तो उतना अच्छा है। मछली चल सकता है नॉनवेज में। बाकी ये ज्यादा से ज्यादा वेज फूड खाएं, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, है ना। पनीर भी ज्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें भी प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा है। इनको अत्यधिक ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। ये प्रोटीन जितना कम इंटेक करेंगे इनके लिए उतना फायदा है। ठीक है। किलाट, किलाट जानते हो आप लोग? नहीं सर। किला मतलब दूध को फाड़ के जो छाना निकलते हैं ना, पनीर जो हम्म। होता है वो उसको किलाट बोलते हम्म। हैं हम। ठीक है, ओके। माने एस्ट्रोलॉजी एंड आयुर्वेद की लैंग्वेज में उसको किलाट बोला जाता है। ओके। ये भी अधिक सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें भी प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, तो ये 3 चीजों से उसको बच के रहना चाहिए। धनु राशि का सबसे बड़ा रेमेडीज होता है, इसको मूवमेंट चेंज करना पड़ेगा। माने ये बहुत ज्यादा देर तक इकट्ठा ना बैठे रहे और ना खड़े रहे। पाइल्स की समस्या भी इनको होता है क्योंकि इनका पोस्चर चेंज नहीं होता। पोस्चर चेंज करना इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण इलाज है।
ओके, क्लियर हो गया? यस सर। चलो जी मेरी सर। क्लास भी खत्म हो गई, अब हाथ उठा दिए। ओके, गुड नाइट, सब गुड बखैर, नाइट सब सर। अच्छे रहें। हरिओम गुड नमः नाइट सर। शिवाय। हरि ओम नमः हरिओम नमः शिवाय। शिवाय। हरिओम नमः शिवाय। हरिओम नमः शिवाय।